बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर्स का रिव्यू वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 की डिस्कशन करेंगे और चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नेम है वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स हैं चैप्टर के, वर्क एंड एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे अबाउट दी वर्क और फिर इसी वर्क की मदद से या यही वर्क जो है हम एनर्जी के लिए मतलब कि एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वर्क डिफ़ाइन करेंगे। ये चैप्टर का नेम वर्क एंड एनर्जी इसीलिए है कि वर्क जो है वो असल में एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है। बग़ैर किसी देर के हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ डिफ़ाइन करना चाहते हैं डेट वन इज़ द वर्क। कि फ़िज़िक्स में आप वर्क कैसे डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है और आप कुछ एंगल पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और बॉडी को इस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है। डिस्प्लेस होने का मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। स्टूडेंट्स, इस फोर्स, अप्लाइड फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ एंगल है थीटा। वर्क डन जो है वो मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगी। यहाँ पे एंगल कुछ है थीटा, एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब कि थीटा उनके दरमियान क्या हो, 0 डिग्री हो। तो स्टूडेंट्स, हम इसे इसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करेंगे। ये इसका कौन से वाला कंपोनेंट आ जाएगा, fx, और ये वाला कौन से वाला कंपोनेंट आ जाएगा, fy। तो अब आप देखें कि fx की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा। वर्क डन इज डिफाइंड एज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है। स्टूडेंट्स, ये तब वाला डेफिनेशन है जब उनके दरमियान एंगल थीटा कुछ है। ठीक है, तो हम इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और f ऑफ x चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है, f कोज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f कोज ऑफ थीटा इंटू d। तो फाइनली फार्मूला क्या आएगा आपके पास, f d कोज ऑफ थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर द वर्क व्हेन देयर विल बी एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा होगा तो वर्क डन का फार्मूला एफ डी कोज ऑफ थीटा होगा। इट मीन्स कि जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और इन दोनों के दरमियान एंगल पे। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको सिखाया था जो दूसरी डेफिनेशन वर्क की हो सकती है, वर्क डन, दैट इज इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। तो चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब आप डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो क्या आता है, एफ डी कोज ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये कि इस डेफिनेशन से आपने सेकंड डेफिनेशन बना ली है और सेकंड से आपकी ये फर्स्ट डेफिनेशन बन रही है। तो ये जो है डिस्कशन है वर्क के बारे में कि फ़िज़िक्स में वर्क क्या होता है। फ़िज़िक्स में वर्क तब होगा जब आप फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो, उसकी डायरेक्शन में मैक्सिमम वर्क होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो थीटा डिपेंडेंस है वो थीटा डिपेंडेंस कुछ इस तरह से है कि ये देखें कि अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से मुराद फोर्स भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो फिर तो वर्क डन मैक्सिमम होगा एफ डी, बिकॉज कोज ऑफ 0 विल बी 1। तो कोज वाला ख़त्म हो गया। अब देखें कि ये वर्क डन का फार्मूला नया आ गया, एफ डी, जब एंगल 0 डिग्री है। मैंने बोला कि जब कुछ एंगल हो 0 ना हो तब फार्मूला क्या है, एफ डी कोस थीटा। और अगर ये थीटा 90 डिग्री है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फिर वर्क डन क्या होगा, 0। वाई, बिकॉज कोज ऑफ 90 इज 0। सिमिलरली इसे हम पैरेलल बोलते हैं। थीटा जब 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जब थीटा 180 डिग्री हो तो एंटाई पैरेलल बोलते हैं। तब जो वर्क आएगा डेट इज़ माइनस एफ डी, क्योंकि कोस 180 क्या होता है,
cos 180 डिग्री -1 होता है। तो इस वजह से फार्मूला क्या आ गया -FT। इसका मतलब ये ठहरा कि जो वर्क है उसकी थीटा डिपेंडेंस हमने ये एक्सप्लेन की है, फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दी है। और उसके बाद वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ज़ीरो कब होता है। MCQ टाइप आपसे बातें पूछी जा सकती हैं कि एंगल क्या हो कि जब वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो अगर आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और अगर आपका एंगल 90 के बराबर है तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये स्टूडेंट वर्क डन, वर्क क्या होता है, कब होता है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाए हुए हैं, उसे पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, और फोर्स आपने ये ऊपर की तरफ लगाई हुई है और आप चल रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उसके दरमियान एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एंगल 90 डिग्री, वर्क डन ज़ीरो, ठीक है। और अगर इसका मैं कहने का मतलब कि ये तीनों केसेस एट अ टाइम जब तीनों बातें मौजूद होंगी तो वर्क डन होगा। अगर कोई एक भी ना हुआ उसका मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब फोर्स नहीं है, ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वर्क डन ज़ीरो है। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, वर्क डन ज़ीरो है। एंगल 90 है तो वर्क डन ज़ीरो है, चाहे फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस वजह से ये डिपेंडेंस है कि वर्क किस पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद इसके आते हैं यूनिट्स। तो वर्क के जो SI यूनिट हैं वो किसके बराबर होते हैं, SI यूनिट बराबर होते हैं जाउल के, ठीक है। और जो जाउल है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेस यूनिट आ गए वर्क के। और दूसरा ये कि वर्क को हम ग्राफ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कर्व बनाएं। देखें ये जो कर्व है, दिस वन इज़ शोइंग के फोर्स कांस्टेंट है, और ये जो वर्क डन का फार्मूला है, सारा हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये तब है जब आपकी फोर्स क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए फार्मूला, और ये ग्राफ भी यही शो कर रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है। अब इस कर्व के अंडर एरिया जो है दैट विल गिव दी वर्क डन। सो MCQ आपसे पूछा जा सकता है एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो आप मैथमेटिकली भी वर्क निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप ग्राफिकली भी वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब कांस्टेंट फोर्स के बाद अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, तो फिर वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ऊपर वाली डिस्कशन थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, अब क्या होगा, अब मिसाल के तौर पे ये देखें, एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, आप बॉडी को A से B पे लेके गए हैं, और फोर्स डजंट रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स आपका वेरिएबल है इस केस में। अब आपने फोर्स कांस्टेंट करना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है ना वो फोर्स वेरी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट्स इतने करीब हैं एक दूसरे के, ये पॉइंट्स एक दूसरे के इतने करीब हैं कि फोर्स अप्रोक्सीमेटली क्या बन गई है, कांस्टेंट बन गई है। हर पैच में फोर्स क्या बन गई है, कांस्टेंट बन गई है। अब आप क्या करेंगे, अब वर्क डन कैसे निकलेगा सर। तो देखिए, मैंने बोला कि हमारे पास जो वर्क डन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए, जो हमने यहाँ पे आपको भी एक्सप्लेन किया, बताया। वेरिएबल के लिए हमारे पास वर्क डन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाते हैं और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, ये पहला पैच, इसमें जो वर्क डन निकल रहा है, ये पहले पैच में वर्क डन निकल रहा है F1.D1। सिमिलरली फॉर द सेकेंड F2.D2, मतलब, और ये डेल्टा यहाँ पे आप लगाते हैं कि ये जो हैं ये बहुत स्मॉल पैचेस हैं। इसी तरह जितने भी आपने n नंबर ऑफ पैचेस बनाए हुए हैं, आपने WN चलते चलते निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू F of n डॉट डेल्टा DN।
अब हर पैच का अलहदा अलहदा वर्क फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हर पैच में फोर्स क्या है, कांस्टेंट, तो हम वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के लिए ही हमें फार्मूला आता है। तो हम टोटल वर्क डन कैसे निकलेंगे, लिखेंगे दैट द टोटल वर्क विल बी इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 सो ऑन, चलते चलते WN। ठीक है, अब जब आप इन तमाम की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो वर्क का जो फार्मूला आएगा दैट इज समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to N F ऑफ I डॉट डेल्टा D ऑफ I। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स के लिए जब फोर्स वेरिएबल होगी हम क्या करेंगे, फोर्स को कांस्टेंट करेंगे और कांस्टेंट करने के बाद वर्क डन हर हिस्से के लिए निकाल के टोटल वर्क डन उन सबको ऐड करके फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे भी हम ग्राफिकली वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिकली कैसे वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें ग्राफ ये है, दैट इज शोइंग कि ये फोर्स वेरिएबल है। ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ये फोर्स क्या है, अब की बार वेरिएबल। लास्ट टाइम कर्व में आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे ये वेरिएबल है। अब आप क्या करेंगे, अब डिस्कशन ये है कि आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस तरह से, दिस इज ये, और यहाँ पे आप ये रेक्टेंगल्स बना लेंगे और आप क्या करेंगे, हर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ इनटू विड्थ से। सो टोटल कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो टोटल निकलेगा वो इन तमाम के एरियाज को ऐड करके आएगा, जैसे हमने वर्क एक्सप्लेन किया ऊपर। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा कि ये जो बाहर वाला पार्ट है ये भी शामिल हो जाएगा। हमें तो चाहिए होता है एरिया अंडर द कर्व, हमें क्या चाहिए होता है, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन ये तो एरर आ जाएगा आपकी डिस्कशन में, आपकी मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। इस एरर से बचने के लिए बचा जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है इस एरर को, कि आप मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स कर दें, तो फिर ये एरर होगा लेकिन कम होगा अगर आप छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना देंगे कि उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। तो बेस इस चैप्टर की कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। और अब हमने इस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को यूज़ करना है और इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना है, दैट इज नाउन एज वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा हम लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी मरतबा आया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से वर्क डन क्या होता है। इसमें हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है बेटा, ये अर्थ है, अर्थ के गिर्द एक ख़ास रीजन है जिसमें अर्थ कोई दूसरा बॉडी किसी मैस एम का अगर पड़ा होगा तो उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो वो ख़ास रीजन, वो ख़ास स्पेस जिसमें अर्थ दूसरे बॉडीज़ पे क्या लगाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का, उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर के जहाँ पे अर्थ का इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके अंदर हमने जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम ज़रा गौर से देखिएगा, एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट ये है B। आप बॉडी को A से B पे लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास ये डिफरेंट पाथ हैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड में। एक पाथ ये है आपके पास, ठीक है, और दूसरा पाथ ये है कि आप A से एक इस पॉइंट पे आए D पे और D से कहाँ चले जाएं, आप B पे चले जाएं। तो वही कैन से कि ADB, आपने A से B पे जाना है, तो ये पाथ 1 हो गया। या आप क्या करें, आप C पे आएँ A से और वंस अगेन C से कहाँ चले जाएं, आप B पे चले जाएं, तो ये पाथ 2 हो गया। और जो आपसे डायरेक्ट वाला पाथ है दैट इज़ पाथ 3। ठीक है, कितने पाथ बन गए देखें, एक पाथ है ADB दैट इज़ पाथ 1, एक पाथ है ACB दैट इज़ पाथ 2, और एक पाथ है डायरेक्टली A से B, दैट वन इज़ द पाथ 3rd। सो मेरा स्टूडेंट, हमने इन तीनों पाथ के लॉन्ग वर्क डन फाइंड आउट करना है और एक वेल नाउन रिजल्ट बताना है। ठीक है, तीनों पाथ के लॉन्ग हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है और एक वेल नाउन रिजल्ट बताना है। ओके
सबसे पहले जो वर्क डन है अलोंग पाथ पहला वाला ADB, बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब आप फोर्स को बॉडी को उठाते हैं ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो जो उसका फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएबल बन जाता है। हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, वर्क AD प्लस वर्क DB। गॉट इट। अब देखें इधर ज़रा देखिएगा गौर से, A से D आते हुए, इधर देखें स्टूडेंट्स, A से D आते हुए देखें बॉडी का जो वेट है ना ग्रेविटेशनल फील्ड में आप उसका फोर्स जो है वो वेट डिफाइन करता है, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। और बॉडी को डिस्प्लेस आप किस तरफ करवा रहे हैं, इस तरफ। तो स्टूडेंट्स क्या एंगल है उनके दरमियान, 90। तो इस हॉरिजॉन्टल AD में वर्क डन कवर नहीं होगा। W इज इक्वल्स टू FD cos ऑफ 90। ओके तो cos ऑफ 90 क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन इस वाले हिस्से में क्या होगा, 0। अब D से B आए, D से B वंस अगेन जो वर्क वेट है बॉडी का वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और आप उसे किस तरफ डिस्प्लेस करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं ऊपर की तरफ। और D और B के दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान जो हाइट है वो h है। तो अब क्या एंगल बनेगा, FD cos ऑफ 180, क्योंकि वेट नीचे की तरफ है और हाइट ऊपर की तरफ है। अब ये वाला 90 की वजह से 0 हो गया, प्लस 180, F जो है वो वेट है और वेट होता है mg, W इज इक्वल टू mg और डिस्प्लेसमेंट हाइट है और ये -1। तो आपका क्या निकल आया, वर्क डन माइनस mgh। तो ADB में वर्क डन क्या निकल आया, माइनस mgh। दिस इज ठीक है स्टूडेंट्स। एक रास्ते में आपने वर्क डन निकाल लिया, पहले रास्ते में इक्वेशन 1। अब आप पास पकड़ें दूसरे वाला, कौन से वाला, ACB। वंस अगेन दो हिस्सों में तोड़ें, वर्क A से C प्लस वर्क C से B। अब A से C जाते हुए बेटे फिर वही बात, ये देखें गौर करें कि उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है और आप कैसे मूव करवा रहे हैं बॉडी को ऊपर की तरफ। तो एंगल क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गए 180 डिग्री यहाँ पे, और C से B आते वेट नीचे की तरफ है और बॉडी को इस तरफ मूव करवा रहे हैं, तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये ठहरा A से C FD cos ऑफ 180 प्लस FD cos ऑफ 90। इसका मतलब ये ठहरा स्टूडेंट्स इस हिस्से में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 90 cos 90 की वजह से। और ये क्या होगा, वंस अगेन FMG DH -1 प्लस इसका 0, तो ये भी आ गया -mgh। सो वर्क डन इधर भी क्या निकला, इस पाथ में भी वही निकला -mgh। अब आपने क्या देखा दोनों केसेस में कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसके अलोंग वर्क डन 0 है। इधर भी हॉरिजॉन्टल पाथ AD और इधर भी हॉरिजॉन्टल पाथ CB। MCQs है बड़ा अहम, MD में पूछा जाता है कि वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ दैट इज इक्वल्स टू 0 नहीं होता क्योंकि 90 एंगल होता है। अब तीसरा पाथ रह गया A से B, वो कर्व पाथ है। हम वर्क फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्ट एंगल के लिए वर्क फाइंड आउट करने के लिए उसे क्या करेंगे, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, स्मॉल पैचेस में उसे डिवाइड करेंगे। और वो स्मॉल पैचेस कौन कौन से वाले हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स, horizontal steps and vertical steps। अब स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तो वर्क डन नहीं होना, मैंने आपको बेटे अभी बता दिया क्योंकि एंगल 90 होगा। वर्टिकल के लॉन्ग क्या होगा, एंगल देखें ये भी वर्टिकल था, ये भी वर्टिकल था, ये वाला भी और ये वाला भी, एंगल कितना था दोनों में, 180 का। तो इसका मतलब ये कि जो टोटल वर्क डन आएगा वो आएगा -mg डेल्टा y1। डेल्टा y1 का मतलब पहला वर्टिकल कंपोनेंट, -mg डेल्टा y2 दूसरा। और आपने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, आपने n हिस्सों में। ये डेल्टा शो कर रहा है कि स्मॉल है। अब आप क्या कॉमन ले लें, -mg क्या बचेगा, डेल y1 प्लस डेल y2, ये माइनस बाहर गया इसीलिए प्लस हो गया, और डेल yn। अब इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स को जब आप मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। मतलब ये वाला हिस्सा h के बराबर है। तो आपका वर्क यहाँ पे भी क्या निकला, -mgh। इसका मतलब ये ठहरा, ये डिफरेंट पार्ट सर क्यों सिलेक्ट किए आपने, इसका मतलब ये ठहरा कि आप किसी भी पाथ को सिलेक्ट करें वर्क डन विल बी सेम।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहते हैं लेकिन पाथ डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं, आप ये ना समझे कि मैं पाथ डिफरेंट सेलेक्ट करूंगा वर्क डन में फ़र्क पड़ेगा, नो, द वर्क डन विल रिमेन सेम, माइनस एम जी एच माइनस एम जी एच माइनस एम जी एच। सो सवाल जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन वो ये रिजल्ट से आता है कि इन इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आता है, प्रूव दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अब वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू 0। वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ को ये क्लोज पाथ ले लें, ए से बी, बी से डी, डी से ए। अब ए से बी जाते हुए हमने अभी निकाला माइनस एम जी एच आएगा, वर्क ए डी क्लोज पाथ बी ए, तो वर्क ए डी प्लस वर्क डी बी प्लस वर्क बी ए। अब वर्क ए डी क्या है, सॉरी ए डी बी ए, चलो ऐसे आ जाओ, ए डी बी ए नो प्रॉब्लम। अच्छा अब ए से डी आते वर्क डन क्या है 0, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग वर्क डन 0, डी से बी जाते माइनस एम जी एच, अभी हमने ऊपर निकाला, और बी से ए आते, देखें ऊपर जाते अगर माइनस है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, नीचे आते वेट भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो फिर क्या होगा प्लस एम जी एच, तो माइनस एम जी एच और प्लस एम जी एच कैंसिल, तो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू 0। तो दो बातें हमने यहाँ पे प्रूव की कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये असल में हमने जो रिजल्ट निकाला है, इधर देखो अब सारे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, वो रिजल्ट ये निकला है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि ये जो दोनों रिजल्ट आए हैं ये किसकी डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव फील्ड की। सच अ फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, और सच अ फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू 0, दैट इज नाउन एज कंजर्वेटिव फील्ड। मिसाल के तौर पे आपके सामने ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमने इस आर्टिकल में प्रूव क्या किया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है मेरा बेटा। तो ये वर्क के बाद जो अगली डिस्कशन छोटी सी है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज अबाउट दी पावर। ठीक है, तो पावर क्या चीज़ है जी, पावर इज सिंपली डिफाइन एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी, दैट इज नाउन एज पावर। ठीक है, तो पावर के जो एसआई यूनिट हैं वो हैं वॉट, और वर्क के एसआई यूनिट अभी पीछे सिखाए जॉल ओवर सेकेंड, तो वॉट इज इक्वल्स टू जॉल ओवर सेकेंड। ठीक है, और जॉल वही आप बना ले, लिख लें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, तो वॉट इसके बराबर आ गया इसके बेस यूनिट्स। और डायमेंशंस भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, और यहाँ से आप और चीज़ डिफाइन कर सकते हैं 1 वॉट। If 1 joule of work is done in 1 second, then the power will be 1 watt। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि ये इसके जो कमर्शियल यूनिट हैं वाट की बजाय वो किलो वाट, मेगा वाट भी यूज़ होते हैं। और फिर इसके बाद आप एक एनर्जी के यूनिट यहाँ पे बिगर यूनिट डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द किलो वाट आवर, वो बराबर होता है 3.6 मेगा जॉल। तो 1 किलो वाट आवर इज़ दी एक्चुअली द यूनिट ऑफ एनर्जी। जब इसके साथ क्या लग जाए, टाइम लग जाए, सेकंड लग जाए, और लग जाए वाट के साथ, तो फिर ये किसके यूनिट बन जाते हैं, ये एनर्जी के। ये एमसीक्यू ये भी आता होता है, किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, किसके यूनिट हैं ये, एनर्जी के। तो ये डिस्कशन है पावर के बारे में, और एमसीक्यू भी है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, तो ये डिस्कशन है पावर के बारे में। अब मेरा बेटा पहला पोर्शन कवर हो गया वर्क, अब दूसरा एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ है, एनर्जी मैंने बोला स्टार्ट जब चैप्टर किया था कि एनर्जी असल में डिफाइन ही वर्क से होती है। किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत को हम क्या नाम देते हैं, किसी भी बॉडी में हम काम करने की सलाहियत को एनर्जी का नाम देते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट एज कि वर्क डन, और वी कैन से एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। स्टूडेंट्स, जितना काम ज़्यादा करेगा उतना एनर्जी ज़्यादा है।
एक्सरसाइज में एक सवाल भी है कि अगर एक बॉडी के पास 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि उसके पास ताकत है कि वो 1 जूल काम कर सकता है। If an object has 1 joule of potential energy, what does it means? It means that object have a capability to do work of 1 joule. So energy जो है वो हम work से define करते हैं। फिर energy की types है kinetic energy, potential energy. Kinetic energy is the energy due to the motion, the energy possessed by a body due to its motion, that is known as kinetic energy. Potential energy, energy possessed by a body due to its position. अब position वो gravitational field में height की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसी स्प्रिंग में कंप्रेस और उसकी स्ट्रेच स्टेट की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। सो एनर्जीज के कॉन्सेप्ट के बाद यूनिट एनर्जी के भी जूल हैं, किलोवाट और हैं, ठीक है। बिगर यूनिट वाट इनटू सेकंड है, कैलोरी है, एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। तो ये सारे क्या हैं? एनर्जी के यूनिट हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगला लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं। ये देखें, मैं डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये आपके पास अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। आप इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड में एक एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप उसमें एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, और दूसरा पॉइंट जहाँ पे आप डिफाइन करना चाहते हैं तो सारी की सारी एनर्जी वहीं पे डिफाइन होती है। तो अब आप दो चांसेस हैं आपके पास रेफरेंस लेने के, या तो सेंटर ले लें या आप क्या ले लें, एक पॉइंट ले लें जो कि बहुत दूर है और इतना दूर है कि वो इन्फिनिटी पे है, ये पड़ा हुआ है। तो ये इस पे जो है रेफरेंस एनर्जी 0 है, इस रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे। इस पॉइंट पे फिर जो सारे के सारा एनर्जी डिफाइन होगा, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 10 है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इधर रेफरेंस, ये रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी, यहाँ पे एनर्जी 0 है और यहाँ पे क्या है आप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी असल में एक पॉइंट पे आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि एक पॉइंट पे वो एनर्जी जो आप कैसे डिफाइन करेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज़ द वर्क डन। मैंने अभी बताया एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन से डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन है ये जो आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट से जहाँ पे आपने डिफाइन करना होता है वहाँ से बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए इन्फिनिटी तक जो आपको वर्क करना पड़ता है उसे आप क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट अप टू इन्फिनिटी। गॉट इट? तो इसका मतलब ये ठहरा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली द वर्क डन। तो अगर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको असल में क्या कैलकुलेट करना है? आपको तो वर्क कैलकुलेट करना है। तो अब चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और आप बॉडी को अर्थ की फील्ड के अंदर डिस्प्लेस कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो स्टूडेंट जरा गौर से सुनिएगा होने क्या वाला है। जी, अभी आपकी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ आप डिफाइन करते हैं Gm/r²। दिस फोर्स इज नॉट रिमेन कांस्टेंट जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ये फोर्स वेरिएबल हो गई। हमने आपको चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया वीडियो में कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कांस्टेंट बनाते हैं। तो कैसे कांस्टेंट बनाते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पैचेस में उसे डिवाइड करते हैं। आ जाएं ज़रा इस डायग्राम के अंदर, हम डिवाइड करेंगे इसे। ये देखें, ये पॉइंट 1 है ना, हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 चलते चलते ये लास्ट पे सेकंड लास्ट पॉइंट n-1 और n। अब हम इन दोनों हर पॉइंट्स के दरमियान क्या करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हर पॉइंट के, क्योंकि हमने हर पॉइंट पे फोर्स क्या कर दी है? कांस्टेंट कर ली है। तो अब आप सबसे पहले अगर बात करें कि ये रेफरेंस है, ठीक है, और ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, इसका डिस्टेंस क्या है? r1,
और इसका डिस्टेंस क्या है r2। तो ये जो बचेगा ये वाला, दिस वन विल बी डेल्टा r2 माइनस r1, डेल्टा r2 माइनस r1। तो अब हम फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे, इस r स्क्वायर को अपनी जो पॉइंट्स हमने 1 2 ड्रा किए उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट फोर्स को कंजर्व किया तो फार्मूला जब आप करेंगे, हमने सिखाया हुआ है फार्मूला आएगा GMM ओवर R1 इंटू R2। आर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, R1 R2 में। ये इस बात का सबूत है कि फोर्स क्या हो गई है, कांस्टेंट। अब फोर्स क्यों कांस्टेंट की है, ये फार्मूला क्यों निकाला है, क्योंकि हमने तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, लेकिन हमने कहा वो तो वर्क डन होता है FD। अब F हमने निकाल लिया, ये ग्रेविटेशनल वाला क्या है GMM ओवर R1 R2, और D डेल्टा D इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वो क्या है R2 माइनस R1। अभी मैंने आपको शो करके दिया वहाँ पे R2 माइनस R1। यहाँ से जो वर्क डन निकलेगा 1 से 2 तक जाते हुए, वो वर्क डन निकलेगा डेट इज इक्वल्स टू GMM ओवर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये 1 से 2 का वर्क डन निकला, इसी तरह 2 से 3 का, 3 से 4 का, और n माइनस n से। जब आप तमाम वर्क को ऐड करेंगे तो फाइनली फार्मूला आएगा आपके पास GMM, ठीक है, माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn, ये फाइनल आएगा। इसी तरह आगे जब आप वर्क 2 से 3 निकालेंगे, 3 से 4 निकालेंगे, n माइनस 1 से n निकालेंगे, तो ये फार्मूला फाइनल आएगा। अब ये पॉइंट n तो इन्फिनिटी पे है, हमने स्टार्ट में कहा रेफरेंस पॉइंट, n इज एट इन्फिनिटी। जब n इन्फिनिटी पे है तो Rn भी क्या होगा, डिस्टेंस इन्फिनिटी, और 1 ओवर Rn मतलब 1 ओवर इन्फिनिटी, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। तो ये वाला फैक्टर उड़ गया, और W किसके बराबर आया, माइनस GMM ओवर R1। और यही जो वर्क डन है, मैंने बोला कि मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन बोली कि आप वर्क डन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा यही वर्क डन एनर्जी है, U इज इक्वल्स टू माइनस GMM ओवर R1। कि U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, कौन से वाली, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को। तो हमने क्या कहा था, सुन ले, मैं आपको मुद्दा बता दूं कि असल बात क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली द वर्क डन। तो हमने वर्क कैलकुलेट करना था, तो सबसे पहले फोर्स को कांस्टेंट किया, ये फिर हमने वर्क कैलकुलेट किया, हर पैच के दरमियान टोटल वर्क का फार्मूला निकाला, और आपने ये जो है इनफाइनाइट वाला जो केस है इसे पुट करके निकाल लिया। और ये माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि ये फोर्स कौन से वाली होती है, अट्रैक्टिव होती है, जो हमेशा डाउनवर्ड लग रही है। तो ये एक बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने आपको शॉर्ट बताया, मैंने आपको क्या किया है, शॉर्ट बताया कि चीज़ है क्या। बाकी हमने डिटेल डिस्कशन की है, ये ओवरव्यू चल रहा है मेरा बेटा कि मेजर बात क्या उस आर्टिकल में जो इतना लेंथी है 4 से 5 पेजेस का, उसमें एक्चुअल बात क्या है। उसके बाद आपके पास अगला लॉन्ग क्वेश्चन आता है तीसरा इस चैप्टर का, डेट इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब बच जाना, ऐसी वेलोसिटी जिससे बॉडी बच जाए, ये अर्थ है, अर्थ का ये फील्ड है। और बॉडी अगर आप इस ज़मीन पे खड़े होके बॉडी को फेंकें और बॉडी इस फील्ड से बाहर चली जाए और कभी वापस ना आए, वो जो वेलोसिटी जहाँ से आपने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी का। तो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया स्पेस में, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इक्वल है। तो फाइनली आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो आपके पास फार्मूला आता है 2GM ओवर R, या आता है जब आप GM की जगह पुट करते हैं 2GR स्क्वायर ओवर R कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाता है 2GR। तो देयर आर टू फार्मूलाज फॉर द एस्केप वेलोसिटी, वन इज V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2GM ओवर R एंड द सेकंड वन इज स्क्वायर रूट 2GR। वैल्यूज जब आप पुट करते हैं तमाम कांस्टेंट की, यू पीपल नो वेरी वेल, तो MCQ आपको एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आता है, वैल्यू आता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये एस्केप वेलोसिटी डिटेल जो है इसके बारे में जो पूरी मेजर बात क्या है वो मैंने आपके सामने रख दी। आखिरी बात है जी इस चैप्टर की, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, डेट इज़ द इंटरकन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटरकन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स सी कि उसमें क्या बात बताई गई है। इंटरकन्वर्जन ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इंटर कन्वर्शन का मतलब कि एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होगी लेकिन टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। ये देखें, ये एक बॉडी आपने ज़मीन से कुछ हाइट पे उसे कंसिडर किया हुआ है, एच हाइट है, दिस इज एच। बॉडी को आपने छोड़ा, बॉडी नीचे की तरफ आया, ये पॉइंट ए है, इस बॉडी का एक नया पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, और फिर फाइनली एट द ग्राउंड, थर्ड पॉइंट एट सी। अब हमने इन पॉइंट ए बी सी पे एक्सप्लेनेशन कुछ देनी है। देखें, जब बॉडी ए से बी पे आया ना, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये एक्स, तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा, टोटल एच माइनस एक्स, तो ये आप करेंगे तो ये बच जाएगा। अब पॉइंट ए के ऊपर हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है mgh। अभी बॉडी को पकड़ा हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, 0। पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh माइनस mgx। मतलब जब नीचे की तरफ आया, हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, देखें इतनी कम हुई है, और ये जितनी कम हुई है ना, ये पता क्या बन जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी mgx, ठीक है। और फाइनली एट लास्ट पोटेंशियल एनर्जी हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी mgh। तो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था तो लोएस्ट पे 0 हो गया, हाईएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, लोएस्ट पे मैक्सिमम हो गया। तो क्या मतलब है कि एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू another form. So law of conservation of energy प्रूव हो गया यहाँ पे इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी में। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मेजर बात आपको बता दी है, क्या है डेरिवेशन हमने डिटेल की हुई है। और फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, बॉडी एयर फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में नीचे आ रहा है, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सारा जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन बेटे अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंस है, मौजूद है, तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ उसका कुछ पार्ट वर्क डन के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर नंबर 4 का ओवरव्यू, डिटेल आप इसे देखिएगा।